केवल नेक्रोफिलिया की वजह से राजपूत रानियां जौहर किया करती थी। तालिबान से खुद को बचाने के लिए शरणार्थी के रूप में अफगानिस्तान से भारत आने वालों में एक महिला पुलिसकर्मी भी थी। उन्होंने बताया कि कैसे तालिबानी लाशों के साथ भी सेक्स कर महिलाओं का शोषण कर रहे थे। उनके अनुसार जीवित या मृत स्त्री में कोई अंतर नहीं है। 2012 में मोहम्मद मुर्सी मिस्र के राष्ट्रपति बने। वे भी मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्यों में से एक थे। मिस्र के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले और प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में से एक अल अहराम में एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि इस्लामवादी मिस्र के सांसद एक कानून पारित करने की कोशिश कर रहे थे जो मृत शरीर के साथ सेक्स को वैध बनाने वाले नेक्रोफिलिया को वैध बनाता है। हालांकि पश्चिम मीडिया ने इसे अफवाह करार दिया और इसे खारिज कर दिया। 2011 में मोरक्को में एक प्रमुख उलेमा और मुस्लिम विद्वानों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के संस्थापक सदस्य शेख अब्दुल बारी जमजमी ने एक फतवा जारी किया, जिसमें पतियों को अपनी पत्नी के मृत शरीर के साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति दी गई थी। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय महिलाओं ने जौहर किया ताकि आक्रमणकारी मृत्यु के बाद भी उनके शरीर को छू न सकें, और जब वे महल पर हमला करते हैं तो उन्हें केवल राख या महिलाओं द्वारा दर्शाए गए साहस की लपटें मिल सकती हैं। जौहर एक शब्द के रूप में अज्ञात नहीं है। हम भी जानते हैं कि यह इस्लामी शासन के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता था, लेकिन सवाल उठता है कि जौहर क्यों हुआ। जब ये लुटेरे युद्ध जीतते थे तो पुरुषों को मार डालते थे और महिलाओं को भोगदासी बनाकर उनके साथ बलात्कार करते थे। ये जहाँ भी गए उसी पैटर्न का पालन किया, लेकिन जब वे भारत आए तो उन्होंने बिल्कुल अलग तस्वीर देखी। यहाँ की महिलाओं की हिम्मत अलग थी। जब भी भारतीय राजाओं की सेनाएं युद्ध में हारती थी, तब हमारी स्त्रियां अपने सम्मान की रक्षा के लिए आग में कूद पड़ती थी और आग की लपटों में स्वाहा हो जाती थी। जब दुश्मन किले के द्वार पर होते थे, राशन खत्म हो जाता था और लगता था कि हार निश्चित है, राजपूत साम्राज्यों में, विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी भारत में, एक सम्मान संहिता का पालन किया जाता था जो आज भी हमें विस्मित और भयभीत कर देता है। रानियों के नेतृत्व में किले के भीतर सभी महिलाएं अपनी शादी की पोशाक और गहने पहनती थी, बच्चों के साथ एक बड़ी आग में कूद जाती थी और जौहर नामक एक प्रथा में दुश्मन के उन पर हमला करने से पहले ही राख हो जाती थी। जब महिलाएं चल रही होती थी, राजपूत पुरुष आखिरी लड़ाई में स्वयं को झोंक देते थे, जहां से उनकी कोई वापसी नहीं होती थी। किले के फाटकों को खोल दिया जाता था और पुरुष अंतिम सांस लेने से पहले अधिक से अधिक लोगों को मारने के उद्देश्य से दुश्मन पर हमला कर देते थे। इन महिलाओं ने खुद को जलाने का फैसला क्यों किया? कई लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि किसी के जीवन को समाप्त करने के और भी कम दर्दनाक तरीके हैं, तो सबसे दर्दनाक तरीके का चयन क्यों किया गया? उसका कारण था नेक्रोफिलिया। चित्तौड़ से हमें जौहर के कुछ उदाहरण मिले हैं। चित्तौड़ एक स्वतंत्र राज्य था। चित्तौड़ के किले को 3 बार घेरा गया और हर बार वे बहादुरी से लड़े। 3 बार रानियों और बच्चों के द्वारा जौहर किया गया, पहले रानी पद्मिनी और बाद में रानी कर्णावती के नेतृत्व में। चित्तौड़ मीरा के लिए भी पूजा की भूमि रही है। चित्तौड़ का पहला जौहर सबसे लोकप्रिय है। यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान था, जब मेवाड़ पर रावल रतन सिंह का शासन था। राजस्थान का चित्तौड़ किला भी उन ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जहां रानी पद्मावती का जौहर कुंड है। चित्तौड़ में जौहर का दूसरा उदाहरण गुजरात के एक अन्य मुस्लिम शासक बहादुर शाह के हमले के दौरान था, जब रानी कर्णावती अपने पुत्र के नाम पर शासन कर रही थी। 13,000 अन्य महिलाओं और बच्चों के साथ खुद को एक जगह बंद करके उन्होंने अग्नि जलाने के लिए बारूद इस्तेमाल करने का आदेश दे दिया था। चित्तौड़गढ़ में तीसरा विनाश अबुल फजल उद्दीन मोहम्मद अकबर या कहिए अकबर द्वारा किया गया था। इन राजपूत रानियों के बलिदान, उनकी वीरता, उनकी ताकत आज भी पारंपरिक लोकगीतों में गाई जाती है, जो उनके हर कार्य की महिमा को दर्शाती है। अगर आप किसी अन्य विषय के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।